हेलो गाइस, मैं मनोज सेंगर एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज मैं आपको एक बेहतरीन वीडियो देने जा रहा हूं एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर एग्जाम्स में जिनमें एडवांस मैथ आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। ज्योमेट्री का डर बहुत से बच्चों में रहता है कि ज्योमेट्री समझ नहीं आती है, ज्योमेट्री में आपको थ्योरीज प्रॉब्लम आती है और ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो में एक बार जरूर पूरा देखें। ज्योमेट्री थ्योरी आज हम आपको इस बोर्ड पे एक वीडियो में 10-15 मिनट का वीडियो होगा, इसमें आपको पूरी ज्योमेट्री थ्योरी को बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। एक वीडियो से अगर आप ज्योमेट्री समझ जाओगे, ज्योमेट्री की थ्योरी समझ जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको इतना मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आप ज्योमेट्री थ्योरी को समझ गए तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। एक बार आप देखिए, बहुत छोटे से बारीक चीज हम आपको इसमें बताने वाले हैं। जैसे कि ये क्या होता है, ये पॉइंट होता है, ठीक है। ज्योमेट्री की सबसे छोटी इकाई इसको कह सकते हैं बिंदु, पॉइंट। ये एक पॉइंट है और ऐसे कितने पॉइंट बना दिए जाएं। एक पॉइंट के बाद हमने और भी ज्यादा सारे पॉइंट एक लाइन में बनाए हुए हैं। अब आप बताइए, क्या ये पॉइंट्स दोनों साइड हम कितनी सीमा तक बना सकते हैं? इसकी कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है। दोनों ही तरफ आप कितने भी पॉइंट्स चाहो बढ़ा सकते हो। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, इन्हीं पॉइंट्स को हम आपस में मिला दें तो इसको कहते हैं रेखा। ये क्या बन गई है? रेखा बन गई है। और रेखा की परिभाषा क्या होती है कि रेखा दोनों साइड अनंत तक जाती है। ये इस साइड भी अनलिमिटेड है और इस साइड भी अनलिमिटेड है, इसको कहते हैं रेखा। ध्यान रखिएगा हमेशा, रेखा दोनों साइड, चाहे इस साइड जितना बढ़ाना इस साइड बढ़ा लीजिए और इस साइड जितना बढ़ाना इस साइड बढ़ा लीजिए। तो रेखा असंख्य बिंदुओं के मिलने से बनती है। बहुत साधारण सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि रेखा क्या होती है, ठीक है। तो एक बिंदु और असंख्य बिंदुओं के मिलने से रेखा बनती है जो दोनों ही साइड अनंत तक जाती है, जिसका कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता है, ना इस साइड ना इस साइड, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर दो रेखाएं, रेखा के बाद हम बात करेंगे रेखा खंड की। रेखा के बाद बात करते हैं हम रेखा खंड की। अगर किसी भी रेखा पर आपने दो चाप लगा दिए ए और बी, इन चाप द्वारा कटा हुआ भाग कहलाता है रेखाखंड। इन चाप द्वारा कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? रेखाखंड। तो बस इनको हमें बहुत अच्छे से बारीकी से समझना है, कौन सा रेखाखंड होता है, क्या रेखा होती है, ठीक है। तो ये रेखाखंड हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से दो रेखाएं निकल रही हैं। किसी भी एक पॉइंट से दो रेखाएं निकल रही हैं। देखिए, इन दो रेखाओं के काटने से आपको यहां एक झुकाव दिख रहा है, ये कोण कहते हैं इसको कहते हैं कोण। अब यहां से आप समझ जाइए कोण की परिभाषा क्या है। बहुत सिंपल है, रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। तो आप देख रहे हो दो रेखाओं ने एक दूसरे को क्रॉस किया है और ये रेखाएं यहाँ अनलिमिटेड हैं। तो कोण इस पॉइंट से ये कोण हो गया, ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है और ये भी एक कोण है। तो ध्यान रखिए, कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। बस इस बात को आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा अपने आप में, ठीक है। बाकी इनका ज्यादा यूज नहीं है, हमें समझना है बस क्या कोण होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम किरण। किरण क्या होती है? किरण का स्टार्ट पॉइंट तो होता है, किरण का स्टार्ट पॉइंट तो होता है लेकिन लास्ट पॉइंट नहीं होता है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु किरण का नहीं होता है। किरण एक बिंदु से निकलकर और अनलिमिटेड जाएगी, जहां तक जाना चाहती है ये वहां तक किरण पहुंच जाएगी। जैसे सूरज की किरण सूर्य से निकलकर पृथ्वी तक आती है और पृथ्वी के आगे भी जा सकती है, ठीक है। तो किरण आप समझ गए होंगे, किरण का स्टार्ट पॉइंट होता है लेकिन लास्ट पॉइंट
नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे। त्रिभुज में माध्यिका, माध्य केंद्र या केंद्रक क्या होता है, शीर्षलंब केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, इन सभी बातों को अभी हम लोग बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखो, एक त्रिभुज है ये एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। इस त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? ए बी सी, 3 शीर्ष हैं। कोई भी त्रिभुज होता है उसमें 3 शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज में हमने एक शीर्ष ले लिया ए, इससे सामने वाली भुजा पर एक ऐसी रेखा खींच दी है जो सामने वाली भुजा को हमने शीर्ष ए से इस भुजा पर एक ऐसी रेखा खींच दी है। कौन सी भुजा पर हमने रेखा खींची है? रेखा भुजा बीसी पर शीर्ष ए से एक ऐसी रेखा खींची है जो बीसी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी, और इसी रेखा को हम कहते हैं माध्यिका। इसी रेखा को हम कहते हैं माध्यिका, मीडियम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि त्रिभुज में माध्यिका क्या होती है। मतलब किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, माध्यिका कहलाती है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर हम इस शीर्ष से भी एक माध्यिका खींचना चाहें, शीर्ष बी से जो एसी को 2 बराबर भागों में बांटे, वो भी माध्यिका कहलाएगी। अगर हम शीर्ष सी से सामने वाली भुजा ए बी पर एक और रेखा खींच दें तो वो भी माध्यिका कहलाएगी, क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो हम 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को माध्यिका समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब माध्यिका ने काम क्या किया है? माध्यिका ने सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। इसका मतलब इसने इस त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में भी डिवाइड कर दिया है। तो ये बात भी आप लोग याद रखना कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। A1 इक्वल टू A2, एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2। ठीक है, तो यहां से आप माध्यिका समझ गए होंगे। अब हम माध्यिका से ही आपको समझाएंगे कि माध्य केंद्र या केंद्रक क्या होता है। इसको गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। देखिए ध्यान से, अभी हमने एक माध्यिका खींची थी। अगर हम तीनों माध्यिकाएं खींच दें, शीर्ष बी से एसी पर माध्यिका खींच दी तो एसी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी, और शीर्ष सी से अगर हम ए बी पर माध्यिका खींच दें तो ये ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो अब आप देख रहे हो कि जब हमने इस त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची हैं तो इन तीनों माध्यिकाओं ने किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटा है, और जिस बिंदु पर ये तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं इसी को कहते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, तीनों शीर्षों से खींची गई तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। और बहुत साधारण भाषा में अगर हम लोग कहना चाहें तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपने क्या सीखा कि जब त्रिभुज में एक माध्यिका खींच दी जाए तो त्रिभुज 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित होता है। लेकिन अब क्या होगा? अब तीनों जब माध्यिकाएं खींच दी गई हैं तो त्रिभुज में इनमें क्या क्या काम हुआ है इसका ये आपको देखना है कि माध्यिकाओं के काटने से त्रिभुज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बनती हैं, वो अभी हम यहीं पर समझेंगे। तो देखिए, माध्यिका जो होती है ये केंद्रक से जब आपको केंद्रक पता चल गया तो इस केंद्रक से 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, माध्यिका केंद्रक से 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है। ये केंद्रक है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहां से ये माध्यिका ए डी है, मान लीजिए माध्यिका है यहाँ पर ए डी। तो ये जो ए डी माध्यिका है और ये जी है, केंद्रक को जी ले लीजिए, गुरुत्व केंद्र को। तो ये जो ए डी माध्यिका है ये शीर्ष से
भुजा तक किस रेशियो में डिवाइड होती है? 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है। तो आप क्या करिए, AG अनुपात AG is to GD equal to 2:1। तो आपको एक प्रॉपर्टी और याद कर लेनी है कि केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इसके अलावा और माध्यिकाओं के काटने से क्या होता है त्रिभुज में, ये देखिए। जब तीनों माध्यिकाओं ने एक दूसरे को काटा तो इस त्रिभुज में आपको 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 2 एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5 एंड एरिया 6। ये 6 आपको त्रिभुज दिख रहे हैं इस पूरे त्रिभुज में। तो आप क्या करिए, आप ये बात सीख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए कि माध्यिकाओं के काटने से 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। माध्यिकाओं के काटने से 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। ठीक है ना, ये आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। माध्यिकाओं के काटने से क्या क्या होता है त्रिभुज में। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले जब आप त्रिभुज में एक माध्यिका खींचोगे तो त्रिभुज 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर माध्यिकाओं के काटने से केंद्रक की रचना होती है और केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके अलावा माध्यिकाओं के काटने से त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक थोड़ा सा अलग और चित्र बनाना चाहेंगे। इसके लिए देखिए जरा, एक प्रॉपर्टी और होती है, जो आपका केंद्रक होता है G, या इसी को माध्य केंद्र बोलते हैं। इस केंद्रक से अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिला दिया जाए, इस केंद्रक से त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिला दिया जाए तो 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। A1 = A2 = A3, A1 = A2 = A3। ओके, ठीक है। यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि माध्यिका क्या है, माध्य केंद्र क्या है, केंद्रक क्या होता है और माध्यिकाओं के काटने से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बनती हैं, वो चीजें हमने समझ ली हैं। ठीक है, अब हम इसको बैठाते हैं, इसके आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि शीर्ष लंब केंद्र या शीर्ष लंब क्या होता है और शीर्ष लंब केंद्र को इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है ये भी समझते हैं। देखिए, हमने एक त्रिभुज खींचा, इस त्रिभुज में हमें एक शीर्ष लंब खींचना है। शीर्ष लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और शीर्ष आप देख रहे हो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचोगे। शीर्ष लंब केंद्र का मतलब यही होता है, शीर्ष लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, मतलब एक किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ऐसी रेखा खींचना है जो इस भुजा पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाए। परपेंडिकुलर लाइन आपको एक खींचनी है, इसी को कहते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, चलिए अब इस त्रिभुज में एक शीर्ष लंब आप खींच सकते हो, तो 3 शीर्ष हैं तो तीनों शीर्षों से शीर्ष लंब खींच सकते हैं। जब आप इस शीर्ष से AC पर एक भुजा खींचोगे, ये भी शीर्ष लंब होगी। जब आप C से इस भुजा पर शीर्ष लंब खींचोगे तो ये भी एक शीर्ष लंब होगा। शीर्ष C से भुजा AB पर परपेंडिकुलर, यहाँ तीनों जगह 90-90 डिग्री का कोण बनेगा। और बहुत सिंपल सी बात है, जैसे माध्यिकाओं के काटने से केंद्रक बनता है, ऐसे ही शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को शीर्ष लंब केंद्र कहते हैं। शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को शीर्ष लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप, बहुत सिंपल सी बात है।
अब हम आपको बताते हैं कि शीर्ष लंब केंद्र त्रिभुजों में अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे कि ये हमने एक त्रिभुज बनाया था, ये नील कोण त्रिभुज था। तो नील कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब जो होता है वो त्रिभुज के अंदर बनता है। लेकिन अगर हम बात करें कि समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया और यहाँ पर समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। अब हमें इस त्रिभुज में 3 शीर्ष दिख रहे हैं, A, B, C। इस त्रिभुज में आपको शीर्ष लंब खींचना है, तो आप बताइए कि शीर्ष A से भुजा, शीर्ष A के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। अब आपको BC पर लंब खींचना है, तो आप बताओ क्या शीर्ष A से भुजा BC पर कोई दूसरी जगह परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जहां पर 90 डिग्री अभी बना हुआ है यहीं पर 90 डिग्री बनेगा, कोई दूसरे पॉइंट पर 90 डिग्री शीर्ष A से BC पर नहीं बनेगा। और ऐसे ही आप समझो कि शीर्ष C से आपको शीर्ष C के सामने वाली भुजा AB दिख रही है, AB पर अगर परपेंडिकुलर खींचना है, लंब खींचना है, तो आप बताइए क्या इसके लिए कहीं अलग 90 डिग्री बनेगा? नहीं बनेगा, यही 90 डिग्री बनेगा शीर्ष C से भुजा AB पर, शीर्ष A से भुजा BC पर। तो आप देख रहे हो कि 2 शीर्ष लंब ऑलरेडी खींचे गए हैं समकोण त्रिभुज में, तभी ये समकोण त्रिभुज बना है, तभी ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ पर कहीं अलग शीर्ष लंब केंद्र नहीं बनेगा। अब सुनिए एक बात और, किसी भी त्रिभुज में जहां पर 2 शीर्ष लंब केंद्र काटते हैं, किसी भी त्रिभुज में जहां पर 2 शीर्ष लंब केंद्र काटेंगे वहीं पर तीसरा भी काटेगा। इसलिए अगर आपने 2 शीर्ष लंब के कटान बिंदु को ढूंढ लिया है तो आप कह सकते हो कि यही शीर्ष लंब केंद्र है। समकोण त्रिभुज में यही शीर्ष लंब केंद्र होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र समकोण बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र समकोण बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर होता है, ठीक है। ये हो गया समकोण त्रिभुज के लिए। अब हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज के लिए। अधिक कोण त्रिभुज के लिए ये था आपका नील कोण त्रिभुज में। चलिए, तो अधिक कोण कैसा होता है? जिसका एक कोण 90 से अधिक हो वो अधिक कोण कहलाता है। ये बन गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो, इसका ये कोण 90 डिग्री से अधिक है और इसको हम कहते हैं अधिक कोण। तो इस त्रिभुज में अधिक कोण में हमें क्या खींचना है? शीर्ष लंब केंद्र बनाना है। चलो, हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में A, B, C ये 3 शीर्ष हैं। अब शीर्ष A के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। अब आप बताइए, शीर्ष A से आप इस साइड कहीं तो 90 डिग्री बना नहीं सकते हो। यहाँ कहीं 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, सीधा 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो BC को हमें यहाँ आगे बढ़ाना पड़ेगा A से लंब खींचने के लिए। इस हमने BC भुजा को आगे बढ़ाया और अब हम शीर्ष A से इस तरीके से एक लंब खींचेंगे जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही आपको शीर्ष C से भुजा AB पर एक लंब खींचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भुजा AB को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब आप भुजा AB को आगे बढ़ाओगे तो शीर्ष C से इस तरीके से एक लाइन आएगी जो आपको यहाँ कहीं पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए, ये 2 शीर्ष लंब यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे को कहीं पर काटा नहीं है। तो आप देखिए, आप इस शीर्ष लंब को आगे बढ़ाइए और इसको भी आगे बढ़ाइए। देखिए, यहाँ पर आके इन दोनों शीर्ष लंबों ने एक दूसरे को काटा है, तो निश्चित है तीसरा इस भुजा का शीर्ष लंब भी यही काटेगा आगे। तो इसी बिंदु को कहेंगे शीर्ष लंब केंद्र।
इसी बिंदु को क्या कहेंगे, शीर्ष लंब केंद्र कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब कहाँ बनता है। आपसे कोई परिभाषा के रूप में पूछ दे कि अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब कहाँ बनता है, तो आप देखिए अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के पीछे बनता है। अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के पीछे बनता है। समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र कहाँ बनता है, समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र समकोण बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर बनता है। और न्यून कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्ष लंब केंद्र आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे अंतः केंद्र और परिकेंद्र की। चलिए देखिए, ठीक है, तो आप लोगों ने अभी क्या समझा कि आपने ज्योमेट्री के छोटे छोटे पॉइंट समझे। रेखा क्या होती है, कोण क्या होता है, रेखा कैसे बनती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, और आपने देखा माध्यिका का काम क्या है, माध्यिकाओं के काटने से क्या होता है, माध्यिकाओं के काटने से केंद्रक बनता है, और माध्यिकाओं के काटने से त्रिभुज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बनती हैं। केंद्रक माध्यिका को किस रेशियो में विभाजित करता है, केंद्रक के तीनों माध्यिकाओं के काटने से त्रिभुज कितने बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित होता है। ठीक है, माध्यिकाओं के खींचने से त्रिभुज, एक माध्यिका के खींचने से त्रिभुज कितने एरिया में डिवाइड होता है। इसके बाद आपने समझा कि शीर्ष लंब केंद्र क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब कैसे बनता है, अधिक कोण में शीर्ष लंब कैसे बनता है, और समकोण में शीर्ष लंब केंद्र कैसे बनता है। चलिए, इसके बाद हम आपको परिकेंद्र और अंतः केंद्र आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। इसी वीडियो के साथ में नेक्स्ट पार्ट में आपको ज्योमेट्री का परिकेंद्र और अंतः केंद्र समझाया जाएगा। इसी बेहतरीन तरीके से आप लोग वीडियो में लगातार बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको और भी पार्ट्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके पास वीडियोज आते रहेंगे। और आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।